दोस्तों, जब भी हम रेचल कार्सन के बारे में बात करते हैं तो हमें याद आता है साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग और रेचल दोनों भी सिनोनिमस हो गए हैं। साइलेंट स्प्रिंग 1962 में पब्लिश हुई थी और एक मॉन्यूमेंटल और माइलस्टोन बुक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसीज़, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, एनवायरमेंटल एक्टिविज़म, इन सब चीज़ों के लिए। पर सबको ऐसे लगता है कि रेचल का जो भी कंट्रीब्यूशन है, रेचल की जो भी लेगेसी है एनवायरमेंटल साइंसेस या बायोलॉजिकल साइंसेस को लेकर, वो 1962 में इस बुक के साथ शुरू हुई और 1964 में उनकी डेथ के साथ ही ख़त्म भी हो गई। पर ऐसे नहीं है, क्योंकि रेचल जो है वो एक बहुत ही प्रोलिफिक राइटर थी, एक बहुत प्रोलिफिक ऑथर थी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक बहुत ही इंटेलिजेंट मरीन बायोलॉजिस्ट थी। तो अपने करियर में उन्होंने बहुत सी चीज़ें पब्लिश की, बहुत सी रिसर्च ओरिएंटेड, नॉन रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें पब्लिश की। तो साइलेंट स्प्रिंग से पहले रेचल ने एक सी ट्रिलॉजी करके सीरीज ऑफ बुक पब्लिश की थी। ये 3 बुक्स उसमें आती है, जिसमें पहली बुक है अंडर द सी विंड, सेकेंड बुक है द सी अराउंड अस और थर्ड बुक जो है द एज ऑफ द सी। तो ये तीनों बुक्स को मिलके सी ट्रिलॉजी कहा जाता है। 1941 से लेकर 1955 के ड्यूरेशन में पब्लिश हुई थी और आज मैं इन तीनों के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि किस तरह से ये बुक्स आई और इनका बैकग्राउंड क्या है। फिर हम जो भी कॉमनैलिटीज़ है इन तीनों भी बुक्स में, उसके बारे में बात करेंगे और लास्टली मैं थोड़ा ब्रीफ में बात करूँगा हर एक बुक के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बुक्स कैसे आई। तो 1935 में रेचल के फादर के डेथ के बाद रेचल को जॉब चाहिए था और उनके एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने रेचल को सजेस्ट किया कि तुम यूएस ब्यूरो ऑफ फिशरीज़ में काम करो। एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन रेचल को मिली यूएस ब्यूरो ऑफ फिशरीज़ में 1935 में। वहाँ पे रेचल का काम था कि जो कुछ शोज़ एयर होते थे जो मरीन बायोलॉजी के ऊपर बात करते थे, 7-7 मिनट की सेगमेंट हुआ करती थी। तो वो 7 मिनट की जो मरीन बायोलॉजी की सेगमेंट रहती थी उसकी स्क्रिप्ट लिखना, ये रेचल का वहाँ पे काम था और जो ब्यूरो के ब्रोशर्स वगैरह बनाना, वो सब रेचल का काम था। तो रेचल के पहले भी बहुत से लोग उस पोजीशन पे थे, पर जो एम था उस 7 मिनट की सेगमेंट का कि लोगों के अंदर जो भी क्यूरियोसिटी है मरीन बायोलॉजी या मरीन लाइफ को लेकर, वो क्यूरियोसिटी जगाना, ये जो एम था वो कोई पॉसिबल नहीं कर पाया था। पर रेचल की राइटिंग स्टाइल और स्टोरी टेलिंग इतनी बढ़िया थी कि रेचल की वजह से वो सेगमेंट है वो काफ़ी पॉपुलर होने लगी। तो उसके जो सुपरवाइज़र थे रेचल के, वो भी काफ़ी खुश हो गए और उन्होंने पूरी कोशिश की कि रेचल को एक परमानेंट पोजीशन दी जाए यूएस ब्यूरो ऑफ फिशरीज़ में। 1 साल में रेचल ने जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम रहती है वो क्रैक कर ली और वहाँ पे जो पोजीशन थी मरीन बायोलॉजिस्ट की, वो रेचल को मिल गई। और उस टाइम पे रेचल सिर्फ सेकेंड वुमन थी जिसके पास एक परमानेंट पोजीशन थी यूएस ब्यूरो ऑफ फिशरीज़ में। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी रेचल के लिए भी और साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए भी कि एक महिला को वो पोजीशन मिल गई थी। और उसके बाद रेचल का जो काम था वो सब साइंटिफिक आर्टिकल्स लिखना, साइंटिफिक एसेस लिखना, साइंटिफिक ब्रोशर्स बनाना, फ़िश पॉपुलेशंस की स्टडी करना, जो भी एक्वेटिक या फिर मरीन जो कुछ रिसर्च काम था फिशेस को लेकर, वो रेचल वहाँ पे करती थी। तो उसी दौरान 1937 में रेचल ने एक एसे लिखा अंडर सी। तो ये अंडर सी एसे उसने अपने सुपरवाइज़र को दिखाया कि हम लोग अपने ब्रोशर में पब्लिश करते हैं यूएस ब्यूरो ऑफ फिशरीज़ में। पर उनके सुपरवाइज़र ने कहा कि तुम तो बहुत लंबी छलांग लगाने वाली महिला हो और ये ऐसे बहुत ही सुंदर है, तुमको यहाँ पे पब्लिश नहीं करना चाहिए, तुमको बहुत अच्छी जगह पे इसको पब्लिश करना चाहिए। और टाइम टू टाइम रेचल वहाँ पे काम कर रही थी, तब मैगजीन्स में, फोर्टनाइटलीज़ में और न्यूज़पेपर्स में मरीन वाइल्ड लाइफ को लेकर आर्टिकल्स लिखती रहती थी, मरीन इकोलॉजी को लेकर। तो अटलांटिक मंथली में 1937 में रेचल ने अंडर सी एसे को पब्लिश किया। उस एसे को बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला रेचल को और जो पब्लिशर थे उन्होंने रेचल को सजेस्ट किया कि तुम उस अंडर सी एसे को और भी इन डेप्थ और उसको बढ़ाओ और एक बुक फॉर्म में लेकर आओ। और रेचल काम पे लग गई। तो फाइनली 1941 में रेचल ने अंडर द सी विंड ये बुक पब्लिश की और कुछ ज़्यादा चली नहीं ये बुक क्योंकि लोगों तक ज़्यादा पहुंच नहीं पाई।
पर मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि रेचल ने आज तक लिखे हुए जितने भी बुक्स है, आर्टिकल्स है, रिसर्च पब्लिकेशंस है, रिसर्च पेपर्स है, रिव्यू पेपर्स है, उसमें बेस्ट अगर उसने कुछ लिखा होगा तो ये अंडर द सी विंड ये बुक है। तो क्या है अंडर द सी विंड, किस चीज़ को कंसर्न करती है? तो पहले मैं कॉमनैलिटीज़ के बारे में बात करूँगा, फिर मैं इसके तरफ आऊँगा। तो तीनों भी बुक्स सी को, ओशन को, मरीन लाइफ को, मरीन इकोसिस्टम को कंसर्न करती है। एज सच ये ट्रिलोजी नहीं है, पर हम उसे ट्रिलोजी कहते हैं क्योंकि उसको एक कॉमन थीम है ओशंस की, ठीक है, यही उसका कनेक्टिंग थ्रेड है। बाकी ऐसे कुछ ट्रिलोजी तो वो है नहीं। सेकेंड चीज़ जो है कि बुक साइंटिफिक भी है, तीनों भी बुक काफ़ी साइंटिफिक है, पर उस साथ ही में उन्हें एक लिटरेरी वैल्यू भी है, क्योंकि रेचल ने जिस तरह से इन तीनों बुक्स को लिखा है तो एक लिरिकल प्रोज ऐसे हमें लगता है ये तीनों भी बुक्स, क्योंकि एक पोएट्री की तरह ये बुक उसने लिखी है तीनों भी। और एक रोमांटिक पार्ट जो है रेचल का वो इन तीनों में भी उभर के आता है, क्योंकि साइंटिफिक चीज़ों को इतनी ब्यूटीफुली अगर आपको लिखना है तो आपके अंदर के रोमांटिक को आपको जगाना होगा, और रेचल ने वो पॉसिबल करके दिखा है। ये तीनों बुक भी, ये तीनों भी बुक बिल्कुल भी बोरिंग टेक्स्ट बुक ही नहीं लगती, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर वन बुक जिसके बारे में मैं बात करूँगा बाद में। और थर्ड जो चीज़ है कि ये तीनों भी बुक काफ़ी डेटेड है, क्योंकि दे आर प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम। तो इसकी तरफ भी मैं आऊँगा जब मैं बात करूँगा तब आगे हर एक बुक के ब्रीफ में। और नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि एक कांस्टेंट थीम है रेचल की कि ओशन किस तरह से, ओशन या फिर इकोसिस्टम, मराइन इकोसिस्टम किस तरह से, सी एक सिंगल बॉडी है, एक लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी है, और जितनी भी चीज़ें सी में होती है, मतलब सी तो ऊपर से बहुत शांत है, पर जब हम लोग अंदर जाते हैं या फिर आसमान में देखते हैं सी की तरफ देखते वक्त, तब हमें पता चलता है कि ओशन बिल्कुल भी शांत नहीं है। ओशन सबसे ज़्यादा एक्टिव इकोसिस्टम है, और ओशन में जो भी रहता है, जो भी मरता है, जो भी लॉस्ट होता है, जो भी डूबता है, जो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो अकेला नहीं है। तो ओशन सबको अपने आर्म्स में लेके बैठा है, और ओशन किसी को भी अलोन फील नहीं करने देता। और जो भी चीज़ें मरती हैं, जो भी ओशन में जिसकी भी डेथ होती है, वो फिर से ओशन का पार्ट बन जाता है, क्योंकि ओशन तो घूमता ही रहता है। तो इस तरह से ओशन का बड़प्पन जो है एक रोमांटिक वे में रेचल ने बताया है, वो भी काफ़ी सुंदर है, ठीक है। और इसमें इलुस्ट्रेशंस फर्स्ट बुक में है, कुछ थोड़े इलुस्ट्रेशंस है। सेकंड बुक में एक सिंगल इलुस्ट्रेशन है द सी अराउंड अस में, और थर्ड बुक में बॉब हाइंस के बहुत सारे इलुस्ट्रेशन है। उसमें उन्होंने बहुत से जो जीव है उनकी पिक्चर्स ड्रॉ की है, और वो काफ़ी सुंदर है, डेफिनेटली बहुत बढ़िया है इलुस्ट्रेशंस। हाँ, तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं अंडर द सी विंड के बारे में। अंडर द सी विंड 1941 में पब्लिश हुई थी, ये ज़्यादा चल नहीं पाई उस टाइम पे, पर सबसे ब्यूटीफुल बुक है जैसे कि मैंने पहले कहा। तो अंडर द सी विंड में क्या है कि रेचल क्या करती है कि रेचल को जो भी बायोलॉजिकल मतलब जो भी जीव है जो कोस्ट में रहते हैं, जो वेटलैंड्स में रहते हैं, जो कोस्ट पे रहते हैं, जो वाटर में रहते हैं, ओशन में रहते हैं, और जो ओशन के ऊपर उड़ते हैं, मतलब जो भी डिपेंडेंट लाइफ फॉर्म्स है ओशन पे, उनके बारे में रेचल बात करती है। तो इसमें रेचल ने क्या किया है कि रेचल स्टार्टिंग में ही हमें बताती है कि ऐसी बुक को लिखना तो काफ़ी बोरिंग साबित हो सकता है, कि मतलब कि हम लोग सिर्फ एनिमल के बारे में बात करते जा रहे हैं। तो रेचल ने क्या किया है, रेचल ने उनको ह्यूमनाइज किया है, उन सभी कैरेक्टर्स को, और हर एक कैरेक्टर उनको एक स्टोरी दी है। हर एक चैप्टर में कुछ एनिमल की स्टोरी है। जैसे कि अभी इसमें किस की स्टोरी है, तो स्टार्टिंग में सैंडरलिंग्स की स्टोरी है, उसके बाद ईल्स की स्टोरी है, मैकरल की स्टोरी है। तो मैकरल में स्कॉम्बर द मैकरल की स्टोरी जो है वो काफ़ी बढ़िया है, तो इसकी वजह से मेरी ये फेवरेट बुक है। और फिर उसके बाद फॉक्स की स्टोरी है, घोस्ट क्रैब की स्टोरी है, ठीक है, और जो भी बेंथिक फौना है उसमें से कुछ की स्टोरी है। ऐसे सब एनिमल्स की इसमें स्टोरी है। फिर मैन की भी स्टोरी है, बट मैन इज़ नॉट द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस बुक, एनी ऑफ दिस बुक। और उसकी वजह से क्या होता है कि कैरेक्टराइजेशन करने के बाद एनिमल्स का हमें बहुत मज़ा आता है। हम
उस एनिमल से जुड़ पाते हैं और हमें ये पता चलता है कि वो सिर्फ एक ब्रेनलेस बायोलॉजिकल फॉर्म नहीं है, मतलब कि इंटेलिजेंटलेस। तो उनकी भी कुछ लाइफ है, उनके भी कुछ एम्स हैं और कैसे वो लोग वो सब चीज़ें कर पाते हैं। और इसका मेन थीम जो है वो ये है कि जो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर का जो इंटरेक्शन है, जो लाइफ फॉर्म्स और जो एक ओशन है, वेटलैंड है या फिर ईस्चुरी है, इनका जो भी इंटरेक्शन है, डिपेंडेंस है लाइफ फॉर्म्स का इन सब हैबिटेट्स के ऊपर, उसके बारे में रेचल इसमें बात करती है। जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत लिरिकल है बुक और काफ़ी सुंदर है। एक बार आप स्टोरी, मतलब हर एक कैरेक्टर जब एंटर करता है, मतलब कैरेक्टर तो है नहीं वो लोग, पर एक एक एनिमल जैसे एंटर करता है, ऐसे ऐसे आपको बहुत इंटरेस्ट आता जाता है। और स्कॉम्बर की जो स्टोरी है, तो फॉर एग्जांपल स्कॉम्बर द मैकरल की स्टोरी में ना क्या होता है कि स्कॉम्बर का एग हैच होने से लेकर स्कॉम्बर एक मैच्योर फिश बनने तक की पूरी स्टोरी रेचल ने इसमें बताई है। तो एक बेसिकली फाइंडिंग नीमो की स्टोरी की तरह है कि हमें सब देखने को मिलता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज एक मैकरल फिश फेस करती है, कौन कौन उसके प्रेडेटर्स है, कौन कौन उसके प्रे है, वो क्या कहाँ पे रहती है, कहाँ से क्या करती है दूसरे फिशेस के साथ, तो उसका इंटर-स्पीशीज़ इंटरेक्शन क्या है, ये सब अंडर द सी विंड में है। तो काफ़ी सुंदर बुक है, मैं इसे डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा और बहुत ही एक्सेसिबल है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बायोलॉजिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, आपको एक इकोलॉजिकल स्टडीज़ में आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। तो ये डेफिनेटली बेस्ट बुक है ये तीनों में भी। सेकेंड बुक की तरफ अभी हम बढ़ेंगे। तो सेकेंड बुक जो है वो है द सी अराउंड अस, और द सी अराउंड अस 1951 में पब्लिश हुई। तो ये 10 साल का गैप क्यों है? तो रेचल जब काम कर रही थी ब्यूरो में, तब रेचल के पास दूसरे लोगों के भी प्रूफ रीडिंग वगैरह, एडिटिंग वगैरह का काम रहता था, रिसर्च पब्लिकेशंस का, आर्टिकल्स का। तो उसकी वजह से रेचल को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। तो 10 साल लगे ये सेकंड बुक आने में। बेसिकली ये कुछ कनेक्टेड बुक नहीं है, तो ये इंडिविजुअल बुक है, स्टैंड अलोन बुक्स हैं, बट हाँ 10 साल लगे उसको लिखने में। तो इसका जो मेन फोकस है द सी अराउंड अस का, आई थिंक मैंने बुक्स को गलत तरीके से रखा है। ओके, तो फाइनली मैंने बुक्स को वापस से सेट कर दिया है, सॉरी। अंडर द सी विंड में क्या है कि जो भी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ओशंस की, उसके बारे में रेचल बात करती है। किस तरह से ओशन करंट्स जो है, ओशन वेव्स जो है, फिर जो टेम्परेचर है, सैलिनिटी है ओशन की, वो किस तरह से लाइफ को सस्टेन करने के लिए मदद करती है, और किस तरह से ये छोटी छोटी जियोकेमिकल, बायोजियोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो किस तरह से उस इकोसिस्टम को स्टेबल रखती है, उसके बारे में रेचल इसमें बात करती है। ये बुक बहुत पॉपुलर हुई और इस बुक को अनलाइक द फर्स्ट बुक, और इस बुक को बहुत क्रिटिकल एक्लेम मिली और इससे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। तो 1951 का जो नेशनल बुक अवार्ड है फॉर नॉन फिक्शन, वो रेचल को मिला फॉर द सी अराउंड अस के लिए, और उसी के साथ जूलॉजिकल सर्वे का भी अवार्ड मिला, और भी कुछ अवार्ड्स मिले जिनके नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये सब चीज़ें बताई गई है। इसमें जो मैंने कहा कि पहले बुक में जो एनिमल्स का कैरेक्टराइजेशन किया है, एनिमल की पर्सपेक्टिव से, मतलब कि थर्ड पर्सपेक्टिव से एनिमल की स्टोरी जो बताई है, वो सेकेंड बुक में नहीं है। पर ऑन इट्स ओन ये बुक काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इसमें हमें ओशन के बारे में, बेसिकली जो एंटिटी है उसके बारे में जानने को मिलता है कि किस तरह से ओशन काम कर रहा है, क्या क्या चीज़ें ओशन को स्टेबल रख रही है और वर्किंग ऑर्डर में रख रही है। तो इसमें रेचल जो बुक शुरू करती है, तब रेचल हमें ओशन किस तरह से फॉर्म होता है, बेसिकली अर्थ किस तरह से फॉर्म होती है, एग्जिस्टेंस में आती है, फिर उसके बाद मून किस तरह से एग्जिस्टेंस में आता है, फिर उसके बाद जो वाटर है वो किस तरह से मतलब कि ओशन कैसे बनता है, और ग्रेविटी किस तरह से सब चीज़ें करने में मदद कर रही है, ये सब रेचल हमें बताती है। तो जो मैंने कहा कि तीनों भी बुक आर प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम, तो इसलिए क्योंकि तीनों भी बुक काफ़ी डेटेड है। तो सेकेंड बुक में जो भी रेफरेंसेस, टाइम स्केल जो भी यूज़ की है रेचल ने, वो अभी चेंज हो गई है, जो भी इराज है वो भी चेंज हो गए हैं, और जो क्योंकि जो भी उसने एज बताई है अर्थ की, वो भी अभी चेंज हो गई है। जो लाइफ की एज बताई है, ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो टाइम फ्रेम बताया है, वो भी चेंज हो गया है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास
कार्बन डेटिंग इतनी एडवांस नहीं थी जिस टाइम पे ये बुक लिखी है रेचल ने। उसने बहुत ही मॉडर्न सोर्सेज को यूज़ किया है, पर उस टाइम के मॉडर्न सोर्सेज में ये सब डिटेल्स नहीं थी। और आर्कियोलॉजी और फॉसिल्स की स्टडी करना, ये सब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है कि हर 10-1 डिकेड में हमें पता चलता है कि ना, दिस वाज नॉट द ओल्डेस्ट फॉसिल, वी हैव अ न्यू फॉसिल विच इज़ ओल्डर दैन दैट, विच प्रीडेट्स दिस करंट ओल्डेस्ट फॉसिल। तो ऐसा सब है। और रेचल ये नहीं कह रहे कि हाँ दिस इज़ द फाइनल ट्रूथ। तो रेचल टाइम टू टाइम हमें रिमाइंड करती है कि ये ऐसा है, मैं ये सब डेट्स यूज़ कर रही हूँ, बट ये सब परफेक्ट डेट्स नहीं है। तो जैसे जैसे हम लोग स्टडी करेंगे ओशंस को और लाइफ फॉर्म्स को, और वैसे वैसे ये सब डेट्स चेंज हो जाएंगी। तो जो डेटेड भी है तो भी काफ़ी बढ़िया है, और उस टाइम के लिए तो परफेक्ट बुक थी ये, ठीक है। और थर्ड जो बुक है द एज ऑफ द सी, वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई। मुझे दोनों भी काफ़ी पसंद आई, पर सेकंड में मुझे कुछ चीज़ें मतलब कि मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये बुक बहुत ड्रैग करती है। और जो जिस तरह से बाकी 2 बुक्स जो है वो टेक्स्ट बुक ही नहीं है, ये बुक काफ़ी मुझे टेक्स्ट बुक ही लगी। इसमें क्या है, तो इसमें रेचल जो है वो अलग अलग जो कोस्टल इकोसिस्टम है ओशन से रिलेटेड, जैसे कि हाई टाइड एरिया, लो टाइड एरिया, माइक्रो हैबिटेट्स और बड़े हैबिटेट्स, माइक्रो हैबिटेट्स, इसके बारे में रेचल बताती है। वहाँ की जो लाइफ फॉर्म्स है उनके बारे में बताती है। तो इसमें रेचल क्या करती है कि हाँ चलो अभी सैंडी शोर है, तो सैंडी शोर में ये ऑर्गेनिज्म है, इस तरह से रह रहे हैं। नेक्स्ट रॉकी शोर है, रॉकी शोर में ये एनिमल रहते हैं, वो ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो कोरल्स के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है कि मैं इस बुक को, मतलब पर्सनली मैं इस बुक को सिर्फ 10 to 15 पेजेस एट अ टाइम कंटिन्यूसली पढ़ पाता था, क्योंकि मुझे बहुत नींद आती थी इस बुक को पढ़ते वक्त। तो पर्सनली मुझे ये बुक उतनी अच्छी नहीं लगी। उसमें कुछ लैक नहीं करती बुक इन्फॉर्मेशन, बहुत डिटेल में रेचल ने लिखा है, और लार्जेस्ट बुक है तीनों भी बुक्स में, और काफ़ी डिटेल में लिखा है, और साथ ही में इलस्ट्रेशंस भी है ताकि किसी को नींद ना आ पाए और बहुत अच्छे से हैबिटेट और एनिमल्स समझ में आ पाए। पर मुझे ये बुक नहीं उतनी अच्छी लगी। और ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ बैकग्राउंड नहीं है, तो मेरा तो बेसिकली मेरा एक्वेटिक हैबिटेट्स पे ही, मेरा फ्रेश वाटर फिशेस पे और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम पे ही मेरा एक्सपीरियंस है, काम है। तो फिर भी मुझे नहीं इतना पसंद आया। शायद मरीन बायोलॉजिस्ट लोगों को ये सब पसंद आए, ज़्यादा अच्छे से वो पढ़ पाएंगे। पर हाँ, इसको आप विदाउट दैट बैकग्राउंड भी पढ़ सकते हैं। तीनों भी बुक्स को आप विदाउट दैट बैकग्राउंड पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है कि तीनों भी बुक्स में मैन फोकस नहीं है, सेंट्रल एंटिटी नहीं है। फर्स्ट बुक में फिशरमैन के बारे में रेचल ने कहा है कि किस तरह से ईल फिशरमैन किस तरह से नेट डालते हैं रिवर में, और किस तरह से ईल उस इसमें से नेट में से फिशेस को चुराती वगैरह है, ये सब बताया है। फिर उसके बाद रेचल ये भी बताती है कि किस तरह से फिशरमैन एक ड्रीम देखता है कि काश वो भी फिश रहता, तो वो भी काफ़ी सुंदर लगा मुझे। पर बाकी के बुक्स में मैन एज ए सेंट्रल एंटिटी कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी मैन का रेफरेंस ज़्यादा नहीं है। तो आपने बहुत सुना होगा कि अभी क्लाइमेट चेंज रियलिटी बन रहा है, हम क्लाइमेट रियलिटी में जी रहे हैं, तो हमें रेचल की बुक्स, ये तीनों बुक्स पढ़नी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, SLR हो रहा है, सी लेवल राइज हो रही है, तो हमें रेचल की बुक्स पढ़नी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि नो, इसमें क्लाइमेट चेंज मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। और ये क्लाइमेट चेंज को, मतलब क्लाइमेट चेंज रिसर्च को बेसिकली ये बुक्स प्रिडेट करती है, तो उसमें वो सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो कोई भी आपको बोले कि क्लाइमेट चेंज के लिए तुम ये बुक पढ़ो, तो नहीं, आप उसके लिए ये बुक्स मत पढ़िए। ये बेसिकली एक कविताएं है जो आपको बताएगी कि ओशन कैसे काम करता है, ओशन में क्या क्या है, और हमारी रोमांचक जो साइड है ह्यूमंस की, वो जगाने की कोशिश रेचल इन तीनों भी बुक्स में करती है। और साइलेंट स्प्रिंग जो है वो एक रेबेलियस बुक थी उस टाइम पे, एक आउटक्राई था, भी केमिकल लॉबीज थी, जो भी केमिकल के हार्मफुल इफेक्ट्स थे इकोसिस्टम में, वो सब टैकल करने के लिए, वो सब स्टॉप करने के लिए, और बेसिकली कैपिटलिज्म के अगेंस्ट ये बुक एक आउटक्राई था, एक अटैक था। पर ये तीनों भी बुक काफ़ी लेड बैक बुक्स हैं, काफ़ी बढ़िया बुक्स हैं, इन्हें आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें किसी को भी कोई भी दोष नहीं दिया गया है। और बेसिकली इसमें बताया गया है कि किस तरह से लाइफ क्रूएल नहीं है, लाइफ सिर्फ लाइफ है, और इकोसिस्टम्स भी क्रूएल नहीं है, वो सबको
आपकी केयर करते हैं और आपको पकड़ के बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इन तीनों भी बुक्स में। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैं अभी स्टॉप करूँगा। मुझे लगता है कि मैंने बेसिक आइडियाज़ आपको दे दिया है कि क्या क्या है सी ट्रिलॉजी में। और रेचल मेरी पर्सनल हीरो है। मैंने साइलेंट स्प्रिंग जब रिव्यू की थी तभी भी मैंने बोला था। तो आपको भी अपने जो बच्चे हैं या आपके दोस्त हैं उनको एक आइडियल देना है तो रेचल की बुक आप उन्हें पढ़ने के लिए दे सकते हैं। हमें वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी में, मरीन साइंसेस में, क्लाइमेट साइंसेस में ऐसे सब लोगों की ज़रूरत है। और ये सब बुक्स पढ़ के ही आपके अंदर में जो भी उत्साह है वो जगता है एनवायरनमेंट की केयर करने का। तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा। मरीन बायोलॉजिस्ट को तो इसेंशियल है ये तीनों भी बुक, पर बाकी के लोगों को भी डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। बस इतना ही। मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए